नमस्कार साथियों, आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है और आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप धनखड़ जो कि छात्र नेता हैं। आज हमारे साथ वो रहेंगे। उनके साथ हैं सचिन हुड्डा जो कि नवभारत टाइम्स से हैं। उनके साथ हैं फिर चंद्रकांत यादव जी, आप भी नवभारत टाइम्स से हैं। हमारे साथ शिक्षाविद हैं डॉक्टर हरवंश चौधरी, आप इतिहास के प्राध्यापक हैं। हमारे साथ हैं आनंद सिंह भाटी, आप वरिष्ठ रंगकर्मी और लेक्चरर हैं शिक्षा विभाग में। आप अनिल चेची, छात्र नेता हैं। हमारे साथ हैं सिकंदर भारद्वाज जो कि वरिष्ठ साहित्यकार हैं और फरीदाबाद से ही संबंध रखते हैं। तो आज जो हम यहाँ पहुँचे हैं उसका विषय है कि ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है इसको मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले मैं ये प्रश्न चंद्रकांत यादव से पूछूंगा कि क्या ऐसे हालात रहे कि हमें ये दिन मनाने की आवश्यकता पड़ी। देखिए ब्रिजमोहन जी, प्रेस फ्रीडम डे जो है इस विषय पर आपने चर्चा रखी है। सबसे पहले तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने ये बहुत अच्छी चर्चा रखी और इतने लोगों को बुलाया है यहाँ पे। और निश्चित तौर पे ये चर्चा होनी भी चाहिए क्योंकि पत्रकारों से जुड़ा हुआ सवाल है, उनके फ्रीडम से जुड़ा हुआ सवाल है। तो वर्ल्ड फ्रीडम डे की शुरुआत जो है मैं थोड़ा सा बता दूँ, 1991 में 1991 में साउथ अफ्रीका के कुछ पत्रकारों ने अपने सिद्धांतों को लेके एक विरोध किया था, लेकिन उनकी बात बनी नहीं। उसके बाद 1993 में संयुक्त राष्ट्र का जो महासभा है जी, उन्होंने फैसला लिया कि पत्रकारों के सिद्धांतों को अगर जीवित रखना है जी, और जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का जी, उसको अगर मजबूत करना है तो इनके अधिकारों के लिए हमें लड़ना पड़ेगा और ये दबना नहीं चाहिए। तो उन्होंने फैसला लिया कि 3 मई को हम ये फ्रीडम डे जो है बनाएंगे। तो उसके उपलक्ष्य में आज ये बनता है 3 मई को, लेकिन उस पर चर्चा बहुत कम होती है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पत्रकार लिखता है अपनी डिजिटल माध्यम से भी हो गया, प्रिंट माध्यम से हो गया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो भी खबरों का संवाद करता है वो बताता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक थोड़ा सा फ्रैक्चर है थोड़ा सा जी, ठीक है। उस फ्रैक्चर को अगर हमें सही करना है तो इन पर चर्चा करनी पड़ेगी और सही तरीके से तथ्यों के साथ खबर पेश करनी पड़ेगी। उस खबर को अगर हम पेश कर रहे हैं तो उसमें रुकावट ना आए जी। अगर रुकावट आएगी तो स्वतंत्रता नहीं होगी, वो हनन होगा जी। तो इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि स्वतंत्र रहे पत्रकार और जो दिखाए वो मजबूती के साथ दिखाए और उसका इम्पैक्ट बने जी। धन्यवाद चंद्रकांत। और कहीं ना कहीं एक जो पत्रकार है वो समाज को आईना दिखाता है। कई बार आईना दिखाने के चक्कर में उसे उत्पीड़न मिलता है, शोषण मिलता है। किसी की सच्चाई दिखाते हैं तो उधर से कोई ना कोई दबाव या प्रेशर उस पर दिखाया जाता है जो कि कहीं ना कहीं सिद्धांतों के खिलाफ है। तो उसी के उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पत्रकारिता में जो हमारी स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया जा रहा है। मैं सचिन हुड्डा जी से पूछना चाहूँगा कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो हम आज पत्रकारिता को देखते हैं उसका स्तर क्या है और क्या होना चाहिए, समाज के प्रति पत्रकारिता का क्या कर्तव्य है और क्या आदर्श पत्रकारिता होनी चाहिए। ब्रिजमोहन जी, पहले तो धन्यवाद हम सबको यहाँ इकट्ठा करने के लिए। देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई पत्रकार का सिद्धांत क्या है। पत्रकार एक समाज का एक आईना है जी, मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी जी जी, या फिर प्रेस को अगर हम मिला के चलें तो ये एक दूसरे के पूरक हैं जी, क्योंकि जो हम अभिव्यक्ति अपनी व्यक्त कर रहे हैं उसको हम प्रेस एक माध्यम है लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो पत्रकार को निर्भीक और बिना डरने वाला होना चाहिए, जो समाज की कमियों को सरकार के सामने, पत्रकार काम ही कमियों को प्रस्तुत करना होता है। लेकिन जैसा कि आज के टाइम में हो रहा है, दोनों तरह की मैं बातें कहूँगा। एक तो फ्रीडम को लेके है भाई, प्रेस को फ्रीडम कम मिल रही है, चाहे उसमें पॉलिटिकल प्रेशर लगाओ चाहे सामाजिक और प्रेशर लगाइए। कहीं ना कहीं पत्रकारों को दबाने का प्रयास किया जाता है, हर एक चीज़ है। इसमें 2 पक्ष इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ पत्रकार हैं जो स्वतंत्र रूप से काम करने के इच्छुक हैं जी, लेकिन उनको उस तरह का माहौल नहीं मिल पा रहा सरकारी रूप से भी और समाज से भी। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको स्वतंत्र पत्रकारिता करने का मौका मिल रहा है, लेकिन वो उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। इन सब चीज़ों पे भी जी हो रहा है। जैसे मैं अब भारत की स्थिति आपको बताऊं, एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स करके संस्था है। वो हर 5 साल में जो हमारे देश है उनमें प्रेस की फ्रीडम का आकलन करती है, बस कहाँ पे कितनी फ्रीडम है। तो हर इस साल 2021 में उन्होंने 180 देशों का सर्वे किया जी, उसमें हमारे भारत का 142वां स्थान है जी, ठीक है। और
इससे पहले जो सर्वे था उसमें 2016 में हुआ था, उस टाइम 133वां स्थान था जी। मतलब उन्होंने 3 श्रेणियाँ बांटी हुई हैं, खराब, बहुत खराब और सुधारात्मक, बहुत मतलब जरूर जहाँ पे है। तो भारत उन खराब स्थिति में उन्होंने रखा है। यहाँ पर पत्रकारों के लिए स्वतंत्र माहौल बिल्कुल नहीं है, एक भय वाला माहौल उन्होंने बताया है। और जो बहुत छोटा देश जैसे नॉर्वे जैसा देश है, वो उस चीज़ में नंबर 1 पर है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि भाई कुछ राजनीतिक माहौल पिछले कुछ सालों में या तो ऐसा बना है कि जो फ्रीडम है वो पत्रकारों को कुछ कम हुई है। पिछले मतलब 7 सालों में हम 8 पायदान और नीचे गए हैं। जी जी, है ना। तो ये भी बहुत सोचने वाली बात है कि हमारे ही देश में इतना स्तर नीचे क्यों जा रहा है फ्रीडम को लेकर। मैं सचिन हुड्डा जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसके लिए क्या केवल समाज जिम्मेदार है या कहीं ना कहीं हमारी पत्रकारिता भी जिम्मेवार? पत्रकारिता भी जिम्मेवार है, बिल्कुल जिम्मेवार है। क्योंकि देखो मैं बिल्कुल खुली बात कह के आपसे चलता हूँ। एक तो मीडिया हाउसेस है ना, जो बड़े मीडिया हाउस हैं, चलो वो तो कर रहे हैं अपने, उनके पास बैकअप होता है, उनके पास बहुत सारी एजेंसियाँ उनसे जुड़ी होती है जिनसे उनकी आय के साधन होते हैं। तो वो एक माहौल अपने उसको देते हैं। मान लीजिए किसी बड़े ग्रुप में हम कुछ लिखते हैं जी, हर एक पत्रकार को डर होता है कि मैं गलत लिखूंगा या कुछ करूंगा, मेरे पास नोटिस आएंगे या कुछ होगा। तो बड़े संस्थान है, उनके पास बैकअप है, उनके पास पूरा एक वकीलों का पूरा पैनल होता है जी। वो अगर कहीं उनसे कोई मिस्टेक होती है, कुछ लिखते भी हैं, तो वो निर्भीक रहते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती, सारे लड़ते हैं। छोटे जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर अभी उन्होंने शुरुआत की है, छोटे लेवल पर पत्रकारिता कर रहे हैं, उनमें डर का माहौल रहता है जी। कहीं ना कहीं सचिन हुड्डा जी ने हमें बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ़ कराया है। मेरा मानना ये है कि जैसे आज हमने कोई खबर लिखी या हमने कहीं से कोई पत्रकारिता के माध्यम से हमने कोई खबर अखबार के माध्यम से अपने समाज तक पहुंचाई, तो कहीं ना कहीं जो हमारा समाज है उसको वास्तविक मानता है। लेकिन होता क्या है कि वो खबर भी कहीं ना कहीं प्रेरित होती है और केवल एक पक्ष का वो अपना बखान करती है। तो इस मसले पर मैं, हमारे साथ 2 शिक्षक साथी बैठे हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस परिप्रेक्ष्य में, जैसे आप इतिहास के छात्र हैं और इतिहास आप पढ़ाते हैं, तो इतिहास में जब पत्रकारिता होती थी, जब बहुत कम पत्रकार थे, और आज तो डिजिटल युग है। आज मैं आपको बता दूं कि डिजिटल घेराबंदी के बीच पत्रकारिता, ये इस बार की हमारी थीम है प्रेस फ्रीडम डे की। तो मैं हरबंश चौधरी जी से जानना चाहूँगा कि आप क्या बदलाव देखते हैं इतिहास से लेकर और अब तक, भूत से लेकर भविष्य तक, आपने क्या बदलाव उस स्थिति में देखे? ब्रिजमोहन जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर हम विश्वव्यापी बात करें तो रिफॉर्मेशन रेनेसां, पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के दौरान जी, जोहानन गुटेनबर्ग एक व्यक्ति हुए जर्मनी में जी, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाई जी, और प्रिंटिंग प्रेस उसके बाद इंग्लिश में प्रिंटिंग प्रेस बनी, कैक्सटन ने बनाई। जैसे जैसे पुर्तगीज भारत आए, वो उस परंपरा को भारत लेकर आए। लेकिन जो प्रिंटिंग प्रेस जोहानन गुटेनबर्ग ने और कैक्सटन ने यूरोप में पैदा की, खड़ी की, उसका प्रभाव इतना ज़बरदस्त पड़ा कि बड़ी बड़ी राजशाही ढह गई जी, जो तानाशाह थे वो ढह गए। जो परंपरागत गैर तार्किक बातें चली आ रही थी, प्रेस के माध्यम से उनका दुष्प्रचार हुआ और वास्तविकता बताई, और एक सकारात्मक प्रभाव यूरोप में शुरू हुआ। उसी का परिणाम है कि अगर प्रिंटिंग प्रेस यूरोप में नहीं आता जी, तो कभी भी यूरोप की जो आज हमें तरक्की दिखती है, डेवलपमेंट दिखती है, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तरक्की कभी नहीं दिखती जी जी। रही बात भारत की, भारत में जैसे मैं बता रहा था आपको कि पुर्तगीज उसको यहाँ लेके आए, बाद में जो ब्रिटिशर्स का राज स्थापित हुआ, तो ब्रिटिशर्स में से ही कुछ लोग खड़े हुए जिन्होंने ब्रिटिशर्स जो शोषण भारत में कर रहे थे, उस शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई जी, जिनमें विलियम बोल्स भी है, एक हिक्की नाम के व्यक्ति थे, कुछ भारतीय भी उसी परंपरा को आगे लेके बढ़ते हैं, जैसे राजा राय मोहन राय या भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र, बहुत सारे व्यक्ति। और इवन मैं अगर ये कहूँ कि अगर भारत का स्वतंत्रता आंदोलन आप देखेंगे, अगर भारत आज़ाद हुआ तो सिर्फ और सिर्फ मीडिया के बल पे, प्रिंटिंग प्रेस के बल पे जी। क्यों? ब्रिटिशर्स तानाशाह थे, ब्रिटिशर्स बहुत सारी चीज़ें गलत उनकी परंपराएं थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ मीडिया संस्थान या प्रिंटिंग प्रेस, अखबार, मैगजीन खड़े हुए। लेकिन जो अभी आप कह रहे थे, जो चर्चा, जो मुख्य विषय है, जो डिस्कोर्स है, वो यही है कि 47 के बाद भारत में मीडिया की आज़ादी के ऊपर लगातार प्रहार हुए जी। ब्रिटिशर्स तो करते ही करते थे, क्योंकि वो तो विदेशी हुकूमत थी जी, उनका तो उद्देश्य शोषण करना था। लेकिन जब राज हमारे हाथ में आया, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई, उसके बावजूद भी भारत में
प्रेस के ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए। 2 तरह के प्रतिबंध, 2 तरह के सेंसर। जी। एक ऑफिशियल, जी। सरकार के खिलाफ आप नहीं लिख सकते। दूसरे अनऑफिशियल, वो कैसे हैं कि जो सत्ता में बैठा है जी, वो ये चाहता है कि कोई भी पत्रकार, कोई भी संस्थान उसके खिलाफ लिखे ना। जी। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी संस्थान, कोई पत्रकार उस सत्ता के खिलाफ लिखेगा तो उसकी सत्ता ढह जाएगी। जी। और जो भारतवर्ष का जो अर्जित लोकतंत्र है वो अगर जीवित भी है, जी, हालांकि नेताओं ने, पार्टियों ने, यहाँ के संस्थानों को, पत्रकारों को खूब दबाया, उसके बावजूद भी पत्रकारिता धीरे धीरे मुखर होके सामने आ रही है। जी, और जी। उसी का परिणाम है कि भारतवर्ष जो 47 में एक स्वतंत्र देश बना, उसका जो लोकतंत्र है धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता के दम पे। तो उसकी फ्रीडम तो होनी ही चाहिए। धन्यवाद हरवंश जी। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि हरवंश जी बता रहे थे कि जो हमारे पत्रकारिता है वो कहीं ना कहीं समाज को जागरूक करने का काम करती है। और जैसा कि अभी हरवंश जी ने बताया कि पहले जब सत्ता परिवर्तन होता था, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ जब मीडिया खड़ी होती थी तो निश्चित तौर पर सत्ता परिवर्तन होते थे। लेकिन आज आनंद जी, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं जिनमें प्रोपोगंडाज चलते हैं। आप किसी भी चैनल को देखकर ये कह सकते हैं ये जो चैनल है फलां राजनीतिक पार्टी से प्रेरित है, ये चैनल फलां राजनीतिक पार्टी से प्रेरित है। या फिर अखबार भी, आप अखबार भी देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे अखबार हैं जिनको आपको पता है कि भाई इनका जो मालिक है वो इस तरह का प्रोपेगेंडा रखता है, इस तरह की राजनीतिक सोच रखता है, इस तरह की धार्मिक सोच रखता है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो पत्रकारिता हमारी सही दिशा में जा रही है या कैसे है? आनंद जी। सबसे पहले तो न्यूज़ एनसीआर का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बहुत शानदार डिबेट, एक बहुत अच्छे विषय के ऊपर आपने जो आयोजित की है और इतने बेहतरीन लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया है जो कि अपने अपने सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, माहिर हैं। तो अभी जो सचिन हुड्डा जी ने या यादव जी ने और हरवंश जी ने जो बातें कही, मैं उन बातों से सहमत हूँ। थोड़ा सा और आगे मैं उस बात को बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए, जैसे हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र जो है वो बिना पत्रकारिता के हम उसके स्वरूप को मान ही नहीं सकते जी। अगर पत्रकारिता नहीं है, मीडिया नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है। और यदि लोकतंत्र में मीडिया है, पत्रकारिता है और वो निष्पक्ष नहीं है या फिर वो दबी हुई है या फिर वो गूंगी है तो फिर वो लोकतंत्र होते हुए भी दमन है जी। लोकतंत्र है और कहने के लिए पत्रकारिता है कि जी पत्रकारिता भी है, मीडिया चैनल भी है, मीडिया हाउस भी है, अखबार भी हैं, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं जिस तरह से उनको बोलना चाहिए। जैसा कि अभी बात चल रही थी, हरवंश जी ने बताया और इतने सारे जो ऐतिहासिक तथ्य उन्होंने जो दिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंग्रेज़ों की जो दमनकारी नीति थी, आप चाहे किसी भी हिंदी के या बांग्ला के या किसी अन्य भाषा के बड़े से बड़े साहित्यकार को आप उठाकर देखिए, चाहे वो माखनलाल चतुर्वेदी हो, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, सुमित्रानंदन पंत हो, महादेवी वर्मा हो, प्रेमचंद हो, सब के सब लोग कहीं ना कहीं पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। उनकी आप जीवनी में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने कभी ना कभी किसी न किसी समय पर जो पत्रिका का संपादन किया है जी। और उन्होंने पुस्तकों के माध्यम से क्रांति लाने का प्रयास किया था। सोजे वतन उनकी एक कृति थी प्रेमचंद जी की, जिसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था और उसका प्रकाशन रद्द कर दिया था। तो मेरा कहने का मतलब वो जो हरवंश जी बता रहे थे कि पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा इसमें योगदान है कि किस तरह से अंग्रेज़ों के द्वारा जो चलाई जा रही दमनकारी नीति थी वो आम लोगों तक पहुँची। महात्मा गांधी भी, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, महात्मा गांधी हों, लाल बहादुर शास्त्री हों, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, भगत सिंह हों, तो वो सब लोग भी किसी ना किसी रूप से इस ज़रिए से जुड़े हुए थे कि पत्रकारिता के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से हम अपनी बातें जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब एक बात ये आती है कि भाई जो पत्रकारिता है जी, इसकी आवश्यकता समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए इतनी महती क्यों है जी। तो आज मैं जब 12वीं कक्षा में अभिव्यक्ति और माध्यम पढ़ाता हूँ जी, तो अभिव्यक्ति और माध्यम में वो अभिव्यक्ति का जो पोर्शन है उसमें पत्रकारिता है। तो जैसे और अनेक माध्यम है अभिव्यक्ति के, चाहे वो कविता हो, चाहे वो कहानी हो,
चाहे और कोई माध्यम हो, वैसे ही पत्रकारिता भी अभिव्यक्ति की, अपनी बात कहने का एक माध्यम है। और वो बात जो हमारे मन में है वो हम सच्चाई से आपके सामने प्रस्तुत कर पाएं, ये पत्रकारिता है। वो अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। लेकिन वो माध्यम आज जो दिवस मनाया जा रहा है कि भाई वर्ल्ड जो है फ्रीडम की आज़ादी का हम दिवस मनाएं, तो कहीं ना कहीं कोई कमी आई है आज़ादी में जी, तभी मनाने की जरूरत पड़ रही है जी। पूरे विश्व में ये मुद्दा क्यों उठा, क्यों पूरा विश्व इसको मना रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो है इसका पत्रकारिता का दमन हो रहा है, या हम अपनी बात, जो पत्रकार लोग हैं वो अपनी बातें खुलकर नहीं कह पा रहे हैं, या फिर जो उसका असली और शानदार चेहरा है सवाल उठाने का। जी, पत्रकारिता का मतलब ही सवाल है। पत्रकारिता का मतलब प्रेज नहीं है कि आप कसीदे पढ़ें, आप हुक्मरान के कसीदे पढ़ें कि इसने इतना अच्छा काम किया। वो कसीदे पढ़ने का काम किसी और का है जी, वो दरबारियों का है। वो दरबारियों का है। पत्रकारिता का काम है सिर्फ और सिर्फ उसकी कमी ढूंढना और उसके खिलाफ बात करना। ये असली पत्रकारिता धर्म है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जैसे अभी बात कर रहे थे आप कि हर कोई चैनल कि भाई ये उसके पक्ष में है, वो उसके पक्ष में है, अखबार जो है इसके पक्ष में है। तो ये कहीं ना कहीं जो कमी तो आई है स्वतंत्रता में जी। और एक इसका जो कि भाई ये इतना पावरफुल जो है, इतना शक्तिशाली माध्यम है, तो उसका नमूना ये है कि आज ये जो हम डिबेट कर रहे हैं जी, और ये जो माध्यम है, ये मेरे ख्याल से अब हर कोई चाहे तो अपने जो है ढंग से कहीं ना कहीं से पत्रकार और अपनी बात कह सकता जी, है जी। और कह भी रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जो मंच आया है तब से बहुत सारी जो है इतनी अच्छी अच्छी संस्थाएं और निष्पक्ष भाव से, जैसे मैं न्यूज़ एनसीआर की बात करूं तो न्यूज़ एनसीआर जो है समय समय पर बहुत अच्छी जो है बातें फरीदाबाद के लिए उठाता रहता है और आगे भी उठाते रहे। आपको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। लेकिन इसमें एक बात हमें ज़रूर ध्यान रखनी पड़ेगी कि पत्रकारिता में गुणवत्ता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जी, गुणवत्ता मतलब कि जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उस काम को करने से पहले हमें उस काम का रिसर्च वर्क, हमें उस काम की नॉलेज, हम ऐसा ना हो कि बस उठे और जो है चलो जी इस पर स्टोरी कर लें। ये मतलब ज़्यादातर जो देखा जा रहा है न्यूज़ चैनल जो है, अभी जैसे रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और सोशल मीडिया पर मीम बन रहे थे कि एक पत्रकार वहाँ पे उछल उछल के जो रिपोर्टिंग कर रहा है जी। तो क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं जी, हम कहीं ना कहीं जो पत्रकारिता का दिवाला निकाल रहे हैं, हम अपने देश की किरकिरी करा रहे हैं। तो ये हमें ज़रूर सोचना पड़ेगा कि भाई हम गुणवत्ता कैसी रखें पत्रकारिता की, और पत्रकारिता के जो वास्तव में मानक हैं हम उसको सोचकर समझकर और फिर उसका रिसर्च वर्क करके कोई भी स्टोरी पेश करें जी। तो ये जो मेरा मानना है। और पत्रकारिता जो है अगर बनी रहेगी, निष्पक्ष रहेगी, तो हमारा लोकतंत्र जिंदा रहेगा। और लोकतंत्र के लिए, इस चौथे स्तंभ के लिए ये ज़रूरी है कि इस तरह की चर्चाएं और ये बातें होती रहें। बातें होंगी तो कहीं ना कहीं पहुँचेंगी। बात चली है तो पहुँचेगी ज़रूर जी। तो ये जो वर्ल्ड फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम जो डे है, इसके लिए आप सभी पत्रकारों को जो है बहुत बहुत बधाई, और आपके जो दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई कि वो न्यूज़ एनसीआर के साथ इसी तरह से जुड़े रहें, बने रहें। धन्यवाद। और मैं अपने साथियों को बता दूं कि मैं प्रश्न चाहे किसी से भी करूं, यदि आपको लगता है कि आप कुछ अपना इनपुट उसमें देना चाहते हैं, कोई बात रखना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ उसमें रख सकते हैं। अब चर्चा को थोड़ा आगे लेते हैं। असल में हमारे बीच में दो छात्र नेता बैठे हैं और कहीं ना कहीं वो युवा छात्र नेता हैं और युवाओं की बात करते हैं, और युवाओं के अंदर जोश होता है। कहीं ना कहीं वो समाज को जागरूक करने का, समाज को विकसित करने का जो बोझ है वो उनके कंधों पर है। समाज उनसे बहुत सारी आशाएं लगा के बैठा है। तो मैं अनिल चेची और प्रदीप धनखड़ दोनों से बारी बारी से पूछना चाहूँगा कि आप पत्रकारिता के स्तर को या पत्रकारिता को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और वो कितनी खरी उतरती है आपके परिप्रेक्ष्य में। एक बार आप प्लीज़। पहले तो नमस्कार ब्रजमोहन भाई साहब कि आपने न्यूज़ एनसीआर के द्वारा जो ये प्रोग्राम चला रहे हैं, और आप सभी को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सबको भी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और आपने बात कही कि भाई युवाओं के लिए या आज के परिप्रेक्ष्य में ये जो पत्रकारिता है कहाँ तक फ़ायदेमंद है। जी। देखो, अगर पत्रकारिता एक सही दिशा में काम करेगी,
हम स्टूडेंट के लिए काम करते हैं, युवाओं के लिए काम करते हैं। अब जैसे हम बात करें, अब कॉलेज में एडमिशन्स चलते हैं, अगर पत्रकार उस टाइम एडमिशन्स के बारे में आए और जो जेन्युइन बात है कि भाई एडमिशन किस टाइम ओपन होंगे, क्या क्या क्वारीज होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, और ये सारी बातें अगर वो सही तरीके से आए, बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं जगह जगह कि भाई यहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को उठाएं, तो वो हो सकता है कि एक सही दिशा में काम जाए। और लेकिन कई बार दिक्कतें कब आती है, दिक्कतें ये आती हैं कि जो हमने भी झेली हैं कि हम कोई जेन्युइन बात उठाते हैं, तो कई बार कई ऐसे पत्रकार भाई भी होते हैं जिनका कहीं ना कहीं उस इंस्टीट्यूशन से संबंध होता है, कहीं ना कहीं वो किसी के दबाव में आके फिर हमारे पास फ़ोन भी करते हैं, कॉल भी, कि भाई आप ये काम मत करो, ये बात मत उठाओ। तो मेरा सबसे पहले तो उनसे ये निवेदन है कि अगर आप सच में ही पत्रकारिता कर रहे हो, सच्चे पत्रकार हो, तो जो जेन्युइन चीज़ है, जो सच में ही ज़रूरत है, जिस पत्रकारिता की ज़रूरत है, आप उसको करें, किसी के दबाव में आके, किसी के बहकावे में आकर ना करें। दूसरी बात, अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं, आज पत्रकारिता कहीं ना कहीं जो, जैसे हरबंस भाई साहब हिस्ट्री के यहाँ प्रोफेसर है कि 1878 में 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो उस टाइम जब हमारे देश में धीरे धीरे चिंगारी भड़क रही थी आज़ाद होने की, तो उस टाइम पत्रकारिता का बड़ा अहम रोल था कि जो हमारे उस टाइम के साहित्यकार थे, जो उस टाइम के कवि थे, जो लेखक थे, वो ऐसी ऐसी गांवों में, देहात में जा रहे थे, वहाँ के जो ऐसी बातें जो राष्ट्र से संबंधित, देशभक्ति से संबंधित, उन बातों को उठा के आ रहे थे, उन्हें लिख रहे थे, और उस लिखने के माध्यम से वो बात जब लोगों के बीच जा रही थी, तो उनके अंदर सच में ही जो देशभक्ति की, देश की आज़ादी की चिंगारी थी, वो बुलंद हो रही थी। और जब अंग्रेज़ों ने ये देखा कि भाई ये तो एकजुट हो रहे हैं, इनके अंदर तो राष्ट्रीयता की भावना आ रही है, देशभक्ति की भावना आ रही है, तो 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ले आए कि भाई अब कोई भी पत्रकार या कोई भी चीज़ छपेगी, उससे पहले आपको वो ब्रिटिश शासन को दिखानी पड़ेगी जी। कि क्यों कि अगर आप ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखोगे तो वो आपकी वही कैंसिल कर दी जाएगी। और वही चीज़, देखो कहना नहीं चाहिए, वही चीज़ अब जो हम मॉडर्न की बात करें तो आज भी कहीं ना कहीं हमें वही चीज़ नज़र आ रही है कि कोई भी जो सच्ची पत्रकारिता करता है, जो भी कोई अच्छी बात बोलता है या लिखता है या सुनाता है, दिखाता है, उसी पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा देते हैं। और हमने पीछे देखा भी है, कई न्यूज़ चैनल में कई एंकर हैं, कई हमारे बड़े अच्छे पत्रकार हैं जिन पर इन्होंने, सरकार ने प्रतिबंध भी लगाया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम आज के युवा हैं, अगर युवाओं को अच्छी पत्रकारिता नहीं मिलेगी, अच्छी बातें सुनने को नहीं मिलेंगी, अच्छी खबर हमारी उठाई नहीं जाएगी, तो हो सकता है कि जो हम आज हैं हमारा और भी ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो मैं तो एक युवा होने के नाते, एक छात्र होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो भी पत्रकारिता कर रहे हैं वो केवल युवाओं के, छात्रों के और जो आम जनता है, जो उनकी सच के हित की बात है, उनको ऊपर उठाए, बिना किसी दबाव के, बिना किसी और जो प्रेशर है उसके। तो मैं तो इतना ही कहूँगा। धन्यवाद सभी को बहुत बहुत बधाई जी। थोड़ा सा मतभेद है जी। जी अनिल जी ने जो बात कही जी, असल में पत्रकारों का जो दमन है या शोषण है वो किसी सरकार से संबंधित नहीं है, ये मेरा मानना है जी। सरकार चाहे कोई भी रही हो, चाहे वो वर्तमान की हो, चाहे वो पूर्व की सरकारें रही हो, सरकार का नहीं, मुझे लगता है कि जो पत्रकारिता में जो लोग आ रहे हैं जी, वो कहीं ना कहीं उनकी जो शिक्षा है जी, जो पत्रकारिता की शिक्षा होनी चाहिए और उसके लिए जो अध्ययन है उसकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है। अगर वो पूर्ण शिक्षण करके आएँ और सच में पत्रकारिता के जो मानक हैं और नियमों को पढ़कर आएँ, तो उनकी भी कहीं ना कहीं आत्मा गलत बात कहने से पहले या फिर किसी के आगे दबने या झुकने से पहले एक बार उसकी आत्मा पत्रकार की जरूर उसको झकझोरेगी कि तूने पत्रकारिता पढ़ते समय ये बातें नहीं पढ़ी थी जी। तो वो पत्रकार दरबारी नहीं बनेगा, चाहे वो पूर्व का हो, चाहे वो जो है वर्तमान का हो। तो कहीं ना कहीं शिक्षा जो है दूसरा भाई वो लेक ऑफ नॉलेज, मतलब यदि आपको बोलना है तो पहले सुनना पड़ेगा, अच्छा सुनना पड़ेगा, और आपको लिखना है तो उसके लिए पढ़ के आना पड़ेगा। जो अभी पीछे मैं जो बात कह रहा था हरवंश जी कि अगर आप वास्तव में आज न्यूज़ चैनल खोल के बैठेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ उछल कूद, लड़ाई और वहाँ पर इस तरह से दंगे का सा माहौल आपको न्यूज़ चैनल पे एक तरह से दिखेगा।
और वो कहीं ना कहीं आपको भड़का रहे होते हैं और अपना टीआरपी और अपना विज्ञापन और सब वो जो अपना उल्लू सीधा कर रहे होते हैं। बाकी जो जनता तो उनके लिए बेवकूफ़ है ही। आनंद जी, जो आप कह रहे थे विशेष प्रशिक्षण या विशेष नियमावली, ये जो कमी है ये है तथ्य की, यानी मीडिया में और डिस्कोर्स में, विमर्श में तथ्य गायब है। किसका तथ्य गायब है? जनता के मूल मुद्दे गायब हैं। जो प्रशिक्षण की आप बात कह रहे हो, मैं उस बात से एग्री नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि जब मास कम्युनिकेशन इस तरह के कोर्सेज नहीं थे, जो इनिशियल स्टार्टिंग के पत्रकार थे उन्होंने कोई कोर्स नहीं किया था जी, और उन्होंने चाहे डिक्टेटर हो, चाहे सत्ता का कितना ही पावरफुल व्यक्ति हो, उसको ज़बरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज किया, आलोचना की, लेकिन उनके पास तो कोई प्रशिक्षण नहीं था। आज तो विशेष प्रशिक्षण है। मेन जो है वो जो आप कह रहे हो, सत्ता सरकार अलग चीज़ है, लेकिन सत्ता में जो बैठा है ना, वो चाहता है कि उसके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ अच्छा बोला जाए, अगर उसके खिलाफ उसके गुणगान हो, उसका गुणगान। क्योंकि कहीं ना कहीं जब व्यक्ति सत्ता के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचता है ना, तो उसके अंदर राजतांत्रिक भाव पैदा हो जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण मतलब वो भी ना सत्ता के लिए बुलवाना चाहते हैं। यही कारण है कि जो आजकल हमारे बड़े मीडिया हाउस हैं, बहुत से ऐसे मीडिया हाउस हैं जो पॉलिटिकल लोगों की ही संपत्ति है। वही तो, जो या तो पूंजीपतियों ने खरीद रखे हैं या वो राजनेताओं ने खरीद रखे हैं। कहते थे ना, उनकी मजबूरी बन जाती है, वो कुछ दिखाई नहीं सकते। प्रयास जबान पे भी एक सेंसरशिप लगाने का प्रयास है, लेकिन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये जबरदस्त क्रांति है। इसने जवान पे जो पहरा लगाने का प्रयास था उसके सारे दरवाजे बंद कर दिए। हरमेश जी, जो बात मैं कहना चाह रहा था वो शायद आप तक पहुंची नहीं उस ढंग से। पत्रकारिता की शिक्षा से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई मास कम्युनिकेशन का कुछ कोर्स। पत्रकारिता की शिक्षा से मेरा मतलब है कि जिस आप कल्चर में हैं उसके हिस्ट्री, उसका साहित्य, उसकी नॉलेज आपको कितनी है। सिर्फ कोर्स की बात नहीं है। कोई ऐसा आदमी भी ऐसा नहीं है कि मास कम्युनिकेशन करने वाला ही पत्रकार हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति भी पत्रकार बन सकता है। जैसे आप कह रहे थे, जो पहले जो लोग थे, साहित्यविद थे, उन्होंने कोई कोर्स नहीं किया, लेकिन उनको यहाँ के कल्चर की, यहाँ की मिट्टी की, यहाँ के जो है साहित्य की और यहाँ के इतिहास की बहुत गहरी नॉलेज थी। आज क्या है कि आज हम इतिहास तो पढ़ना नहीं चाहते और तथ्यों से जो रूबरू नहीं होना चाहते, साहित्य की हमको समझ है नहीं, लेकिन हम कुछ भी जो अपनी ज्ञान जो है आज सोशल मीडिया पे ऐसे पेल देते हैं जी। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक जो माहौल है वो कितना जो खराब हो रखा है। तो अब उसको बात को हमने सोचा नहीं, समझा नहीं, ना उसके तथ्य को जानने की कोशिश की कि क्या वास्तव में ही ये घटना हुई है, क्या ये सही है। उसको फेक न्यूज को हमने बस देखा और फॉरवर्ड कर दिया। और चलो ये आम जनता करे तो ठीक है, न्यूज चैनल पे भी ऐसे एजेंडे आम चलाए जा रहे हैं, तो वो शिक्षा का मेरा मतलब है कि उनको उसकी पूरे इतिहास की, उसके संस्कृति की, उसके साहित्य की जो है नॉलेज होनी चाहिए। वो मॉरल वैल्यू जो है वो जरूरी है। जी जी। और मैं अब अपने साथी प्रदीप धनखड़ से पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम खुद उनके छात्र नेता रहते हुए जब वो आंदोलन या किसी के खिलाफ प्रदर्शन करते थे तो बहुत बार हमने खुद उसके साक्षी रहे हैं। तो मैं प्रदीप धनखड़ जी से जानना चाहूँगा कि उस समय आपका कैसा अनुभव रहा, कि प्रेस ने आपका कैसा साथ दिया, कैसा आप चाहते थे, क्या वो 100% था या उस स्तर पर था? अच्छा, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बृजमोहन जी आपका और प्रताप जी आपका और आपके न्यूज़ NCR चैनल का, कि जो आज हमें बुलाया और बोलने का मौका दिया। अच्छा बृजमोहन जी, आपने बात शुरू कर दी कि छात्र राजनीति जो शुरुआत की, जब आंदोलन हुए तो उस टाइम कैसा सहयोग मिला, कैसा नहीं मिला। तो हमने, चेची हमारे साथ है, पहला हमारा आंदोलन था SOS स्कूल के बाहर। आज भी मुझे याद है कि हम जब वहाँ बात करने गए जी, और कुछ बच्चे फेल कर दिए कि उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा था। शायद मैं भी था उसमें। हाँ, आए थे उसमें, साथ थे हमारे। तो हमने वहाँ प्रिंसिपल से जाके बात की कि भाई आप ऐसा प्रमोट क्यों नहीं कर रहे, ये रूल्स हैं, रेगुलेशन है, आप ऐसा मत करो मत करो। तो 2-4 पत्रकार साथी भी थे जी, फीमेल टीचर थी, नाम नहीं लूँगा उसका मैं। और उस टीचर ने जब दबाव में आ गई तो अपना इवन साड़ी तक फाड़ ली और ये कहा कि भाई इन्होंने गलत किया है, और पत्रकार जो वहाँ खड़े थे उनके कैमरे छीन के जब्त कर लिए गए थे जी। तो ऐसा भी कई बार होता है, जब आप आंदोलन कर रहे हो, जब आप किसी मुद्दे को लेकर बहस कर रहे हो और आप कुछ प्रिंट करना चाहते हो, तो कुछ बड़े लोग, वो एक संस्था, बहुत बड़ी संस्था है, वो पत्रकारों पर हावी हो जाते हैं और वो मुद्दे असल में जहाँ पहुँचने चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पाते जी। एक मध्य प्रदेश का जो लेटेस्ट, अभी एक लेटेस्ट मैं वही बात करना चाह रहा था कि विधायक के खिलाफ एक पत्रकार ने
लिखा, उस पर एक रिपोर्ट की, तो उस विधायक की जो सरकार सिटिंग गवर्नमेंट उनके अभी है वहाँ पे, उस विधायक ने कंप्लेंट करके पुलिस स्टेशन में सारे पत्रकारों को निवस्त्र एक अंडरवियर में खड़ा कर दिया और उनको जेल में बिठा दिया। और इवन उनकी इतनी पब्लिसिटी सोशल मीडिया के थ्रू की गई कि उस पत्रकार की बेटी ने कहा कि पापा आप नंगे क्यों खड़े थे, तो उस पत्रकार ने ये बोला कि मैं अपनी बेटी को जवाब क्या दूं। मतलब उसको फिजिकली हरासमेंट तो है ही है, मेंटली हरासमेंट भी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पत्रकार अगर बोलना भी चाहे आगे से, अगर वो कोई ऐसा कोई रखना चाहे व्यू कि भैया वो गलत कर रहा है, तो रख नहीं पाएगा, क्योंकि उसको इतना दबाव दे दिया गया है कि जो पत्रकार आ रहे हैं, जो निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, ऐसी घटनाओं को देखकर वो भी कहीं ना कहीं दब गए। यूपी की ये घटना भी है जो अब बहुत फेमस हुई थी, जिसमें वो मिड डे मील का दिखाया था, उस बेचारे को जेल करवा दिया। और अब बलिया में भी पत्रकार काफ़ी आंदोलन कर रहे हैं, बलिया में भी 3-4 पत्रकारों को जेल हुई है। गौरी लंकेश को आप जानते हो, बड़ा बहुत कुछ लोग जैसे सोशल मीडिया के उससे पत्रकार कुछ लिख भी रहा है ना, जो अपना काम भी कर रहा है। एक सोशल मीडिया चलो एक अच्छा माध्यम है लोगों तक अपनी बात रखने का, लेकिन इसमें भेड़ चाल भी ऐसी हो गई है। मतलब एक कोई अच्छा काम भी कर रहा है, उसके खिलाफ कोई बात इस तरह से प्रस्तुत की जाती है और सारे लोग उस पर ऐसे टूट के पड़ते हैं कि मानसिक रूप से उसको इतना परेशान कर देते हैं। जी सचिन जी, तभी तो ये दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ी है कि आज भी कहीं ना कहीं पत्रकार यदि स्वतंत्र रूप से कुछ करना चाहे तो बहुत सारे बौद्धिक दबाव उन पे आते हैं। हाईली इंटरेस्ट जो कहते तथाकथित जो बुद्धिजीवी हैं। अब अगर देखा जाए तो जो राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट हो रहे हैं जी, वो कौन लोग हैं? जी, कुछ मीडिया हाउसेस के लोग हैं जी, जैसे जी न्यूज़ का मालिक था, कई और भी ऐसे हैं जो राज्यसभा भेजे जा रहे हैं, या फिर जो राज्यसभा में हैं वो पत्रकार के चैनल को खरीद रहे हैं। जी, जी, कुछ ऐसे लोग भी हैं, फिर वो स्वतंत्र कहाँ रह जाएगा? जी, जी। अब मैं जैसे हमारे संविधान ने हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं, वैसे ही हमारी कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। तो मैं हमारे साथ हैं सिकंदर भारद्वाज जी। मैं कहीं ना कहीं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी नज़र में कि आपके जो अधिकार हैं, स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, आपको संविधान के उपचार का अधिकार है, अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है, आप स्वतंत्र हैं उस चीज़ के लिए, ऐसे ही कुछ हमारी ड्यूटीज़ हैं। तो क्या उन ड्यूटीज़ पे हमारी पत्रकारिता चल रही है या उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, या आपके नज़रिए में वो सब चीज़ क्या है? जी मैं सबसे पहले तो न्यूज़ एनसीआर के लिए धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने हम सबको बुलाया है और यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। तो इसमें देखो, ये तो कहने को जरूरत ही नहीं है बार बार कहने की कि पत्रकारिता हमारे लोकतंत्र का जो है एक मजबूत और चौथा स्तंभ है। जो भी तीनों जो और स्तंभ रहे हैं उनमें कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों को हमारी पत्रकारिता दिखाती है। और पत्रकारिता के इतिहास में मैं नहीं जाऊँगा, अभी चौधरी साहब ने सारी बातें बता दी थी कि क्या क्या हुआ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे पत्रकारों के साथ कि जब आप किसी बड़े संस्था से या बड़े न्यूज़ चैनल से आप जुड़ जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या लग्जरी भी है, ग्लैमर भी है, सब कुछ है। लेकिन जब एक पत्रकार जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि से या किसी चैनल में जुड़ता है और जब जाके वहाँ से जैसे कि न्यूज़ लाता है, जब वो वहाँ पे जाके पेश करता है तो वहाँ पे जाके बड़ी समस्याएं आती हैं। अब बात आ रही जैसे आप कह रहे हैं कि अपने मौलिक अधिकारों के बारे में, अभिव्यक्ति के बारे में। सच्चाई तो ये है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति के बारे में बिल्कुल कहा गया है कि भाई सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन उसके अंदर जो ना किंतु भी लगाया गया है कि आपकी स्वतंत्रता कहीं लोगों को नुकसान ना पहुंचा दे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे कोई आम आदमी हो। हम कुछ भी चीज़ कह रहे हैं, आज आपने देखा होगा कि आज ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में, कोई भी लोग हैं कि ये जो अभिव्यक्ति का ही नमूना है कि हम कभी भी किसी भी अपने देश के बड़े से बड़े नेता को हम कुछ भी कह देते हैं। जी, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति को दिखाती हैं। नहीं, कुछ लोगों ने कहने की कोशिश की, जैसा अभी चंद्रकांत जी ने बताया, कुछ लोगों ने कहने की कोशिश की तो उनको जेल में डाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं वो स्वतंत्रता तो अभी कहीं ना कहीं दोनों ही इसमें क्या है, दोनों ही चीज़ें होती हैं। देखो, कहीं भी जैसे हम कह रहे हैं कि भाई पत्रकार ना शपथ लेता है कि भाई ईमानदारी से वो काम करेगा, सब कुछ काम करेगा। सच्चाई यही है बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा डॉक्टर लोग हैं जी, जब डॉक्टर बनता है तो वो भी जो शपथ लेते हैं अपने जो उनके वो फादर हिप्पोक्रेट्स के। लेकिन अब जैसे हमारे देश में जो चरक जी का वो शुरू कर दिया उन्होंने, तो शपथ लेते वक्त और ये शपथ बाद में कभी याद नहीं रहती। जी, सच्चाई तो यही है। कोई भी आदमी हो, जब आदमी शपथ लेता है ना, उस दिन उसको याद है वो चीज़ कि भाई आज से मैं डॉक्टर बन गया, या आज से मैं पत्रकार बन गया, या आज से मैं पुलिस अफसर बन गया। लेकिन बाद में वो भी कहीं ना कहीं जो सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। और पत्रकारिता भी कहीं ना कहीं इसी तरह से धीरे धीरे जाके जो लग्जरी और ग्लैमर की दुनिया में खो जाती है। तो
कहीं ना कहीं थोड़े करने उनके अपने भी कोई फ़ायदे होते होंगे, कह देते हैं जो भी है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, संक्षेप में यही कहूँगा भी पत्रकारिता जितनी भी है वो अपनी का निष्पक्ष होनी चाहिए, और हमारे कर्तव्य यही है कि पत्रकार जब भी कुछ काम करे, देखो पत्रकारिता का काम वास्तव में जिस तरह से जैसे बॉर्डर में, मैं कहूँगा बॉर्डर पर जैसे सिपाही का होता है, सैनिक का जो काम होता है, वही देश के अंदर एक पत्रकार का होता है। पत्रकार आदमी, अभी मैं देख रहा था परसों, आपने देखा होगा कि हमारे उत्तर भारत में तापमान जो 44 डिग्री का चल रहा है जी। तो जब एक आदमी अपने घर से नहीं निकल रहा है 44 के तापमान में, जब भी पत्रकार कोई ना कोई खबरें ढूंढ रहे हैं बाहर जी। जाके, ठीक है। इसी तरह हमारे पुलिस वाले हैं, हम लोग कई बार उनकी ना नेगेटिव चीज़ ज़्यादा देखते हैं और उनकी पॉजिटिव नहीं देखते। आप कभी जाओगे 44 के तापमान में भी, आप पत्रकार भाई या पुलिस वाले भाई जो चौराहों पर खड़े हुए हैं, तो वो हमारी सेफ्टी के लिए खड़े हुए हैं, और पत्रकार जो है वो वहाँ से खबरें ले रहे हैं, भाई कहीं पे मान लो सड़क टूटी हुई है या कहीं पे कोई समस्या है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो यही है कि पत्रकार जो है उस बिल्कुल डायरेक्ट किसी बड़े चैनल में या न्यूज़ चैनल के सपने को देख के पत्रकार ना बने। पत्रकार बनना ये एक मन में होता है आदमी के, और उसके जहन में कहीं ना कहीं चीज़ें रहती हैं कि मन में जो आ रहा है उस चीज़ को देखे, समझे, परखे और तथ्य के आधार पर उसकी जो रिपोर्टिंग करें। अभी मैं आपको एक पहले की बातें बताऊँगा। जब मैं विद्यार्थी हुआ करता था तो उस टाइम ना रवीना टंडन जी की शादी थी जी। तो उनकी रवीना टंडन की शादी उदयपुर में हुई थी। तो उस दिन, उससे क्या 3-4 दिन पहले से न्यूज़ चैनलों पे जो रवीना टंडन की शादी की चर्चाएं थीं जी। और उसी दौरान जो है हमारे बहुत बड़े अभिनेता अमरीश पुरी जी की डेथ हुई थी जी। तो मुझे ये देखकर बड़ा दुख भी हुआ और बड़ा मैं सोचने लगा, क्योंकि मैंने भी जर्नलिज्म कर रखा है, तो मैं ये सोचता था कि मैं भी कभी ना कभी जो है पत्रकार बनूँ। तो उसमें क्या हुआ कि रवीना टंडन जी की शादी के बारे में इतनी विस्तृत चर्चा चल रही थी, और जो अमरीश पुरी जी थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो अभिनेता के तौर पे दिया, उनकी डेथ की खबर खाली नीचे स्क्रॉल पर आ रही थी कि आज जो है मतलब महान अभिनेता अमरीश पुरी जी की डेथ हो गई है। और वहाँ पे कि रवीना टंडन जी ने कौन सा जो घाघरा पहना है, उसमें जो शादी में क्रॉकरी कहाँ से आई है, चप्पल कहाँ से आए हैं, उसके झुमके कहाँ से आए हैं, तो उस पर जो पत्रकार थे वो इस तरह से खुश हो रहे थे और एक एक चीज़ को इतना जो डिटेल में दिखा रहे थे कि ऐसे जो है, आपने देखा मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी कराने वाले टीचर भी नहीं पढ़ाते, इतनी अच्छी तरह से उन्होंने वो कहा कि मुझे आज भी रवीना टंडन की शादी के जो अगर आप कुछ पूछेंगे प्रश्न तो वो मुझे आज भी याद है। दूसरा, अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले ही उनकी रणवीर कपूर और आलिया भट्ट जी की भी हुई है जी। तो कई बार हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमें अपने परिवार की शादी, अपनी बहन की शादी के बारे में शायद इतना ना पता हो जितना हम आलिया भट्ट की शादी के बारे में पता है। तो ये जो पत्रकार हैं ये कर क्या रहे हैं वहाँ पे, पत्रकारों का मतलब क्या है वहाँ पे, रणबीर कपूर, हाँ पत्रकार अलग अलग जो असल में पत्रकारिता के ना जो आयाम हैं या क्षेत्र हैं वो अलग अलग हैं। खेल पत्रकारिता, मनोरंजन पत्रकारिता, क्राइम वाली पत्रकारिता। सर लेकिन समस्या ये है कि जब आप 12 घंटे की खबर में 6 घंटे या 7 घंटे शादी का ही दिखाएंगे तो वो मुझे लग रहा है कि वो पर मनोरंजन ज़्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मीडिया हाउस हैं, बहुत सारे चैनल हैं और अमरीश, हाँ अलग अलग है। हो सकता है तो शादी को देखने वाले हो सकता है आप रवीना टंडन पे ही लगे रहें और अमरीश पुरी को कवर करने वाले जो लोग वो उनको देख ही ना पाए हों। नहीं देखो, अमरीश पुरी साहब को कवर करने वाले भी उस समय जब उस समय वाकया जो है जब 2005 की बात है शायद, तो 2005 में हमारा जयपुर में शो था तो और तभी वो सुनामी भी आई थी। तो मुझे मालूम है कि नेक्स्ट डे जितने भी समाचार पत्र हैं उनमें सबकी जो हेडलाइन थी या मुख्य पृष्ठ था वो रवीना टंडन मैंने कहीं नहीं देखा, सब पे अमरीश पुरी को मैंने देखा। मैं तो डिजिटल की बात कर रहा हूँ, मैं तो डिजिटल की बात कर रहा हूँ। नहीं जैसे आप बताओ, जैसे चलिए बहुत अच्छी चर्चा हमारी चल रही है। और मैं यदि इतिहास के यहाँ हमारे पास शिक्षक बैठे हैं हरवंश जी, कहीं ना कहीं एक जैसा कि आनंद जी ने भी बताया था कि एक पत्रकार को निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है। इतिहास में एक विषय है हिस्टोग्राफी। जैसे अब अकबर की एक किताब लिखी गई थी अकबरनामा, फिर अबुल फजल ने वो लिखी थी, फिर बाबरनामा आई। जब मैं अपने बारे में किताब लिखूंगा तो मैं कहाँ तक ईमानदार रह पाऊंगा? तो वैसी ही स्थिति क्या पत्रकारिता में नहीं होनी चाहिए, या अभी आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? कि जैसे अभी उन्होंने बताया कि रवीना टंडन की है, लेकिन मैं सर आपको ये भी करेक्ट करता हूँ कि वो खबर जो स्क्रॉल पे चली तो निश्चित तौर पर कवर तो की गई होगी,
तभी तो वो हमारे पास आई। तो अब जैसे आपने कहा ऐसे ही खेल जगत की खबरों आप यदि देखेंगे न्यूज़ पेपर्स में भी देखेंगे तो सबसे पहले बहुत जो खेल प्रेमी है वो सबसे लास्ट वाले पेज से जो सेकंड लास्ट पेज होता है उस पर जाते हैं वो कि भाई खेल की खबरें पहले पढ़ लेते हैं। तो खैर आपने वो चर्चा की, मैं अब हरवंश चौधरी जी बात हूँ। ब्रिजमोहन जी, ये मैन टू मैन डिपेंड करता है जी, व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर करता है। आज भी बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जो सत्ता का भोग सकते हैं लेकिन वो नहीं भोग रहे। वो सरकार के खिलाफ मुखर होकर खड़े हैं और उनका उद्देश्य यही है कि जो आम जनता की बातें हैं, आम हित की बातें हैं, देश की जो मूल समस्याएं हैं उनके आसपास वो अपने आप को केंद्रित किए हुए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, जो मैं आपसे कह रहा था मैन टू मैन डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका स्तर बहुत सामान्य है लेकिन वो अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार या बहुत बड़ा लेखक दिखा के सत्ता के नज़दीक आके बहुत सारे बेनिफिट उठाते हैं। जी, तो ये ऐसा नहीं है आज से ही है, ये सदियों से जो दरबारी जो परंपरा है वो सदियों से है। और ऐसा नहीं है, एक मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, भारतवर्ष में विशेषतः और दुनिया में भी कि जो महानता का जो कॉन्सेप्ट है यानी महान बनाने की जो सोच है वो राजतंत्र में तो चलो होती थी। आज लोकतंत्र में भी जब आप वोट के माध्यम से सत्ता को चुनते हैं, नेता को चुनते हैं, तब भी आप उसको महान बनाने की सोच रखते हैं। तो इससे बड़ी लोकतंत्र की हानि कुछ नहीं हो सकती। लोकतंत्र में जो व्यक्ति वोट पाके सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा है वो आपने अपने काम करने के लिए बैठाया है जी, देश के संविधान को बचाए और बनाए रखने के लिए पहुंचा है, लेकिन आप फिर भी उसको महान कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी उदासीनता का प्रतीक है। जी 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 हरवंश जी की बात को भी आगे बढ़ाता हूँ। मैं पत्रकारों के हनन की बात हो रही है तो वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ हनन किस तरीके से होता है। जो जैसे खबर आप कोई सामाजिक मुद्दे पर आप खबर लिखेंगे और कहीं से आपका दबाव बनाने की कोशिश करेगा वो दूसरी पार्टी वाला, तो आजकल जो है ना वो लीगल जाने की सोचते हैं कि इसको पत्रकार को लीगल नोटिस भेजो, इसको मानहानि करो, कोर्ट में ले जाओ, ये परेशान हो जाएगा। तो मेरे साथ भी एक वाकया हुआ था। बहुत शहर की बड़ी संस्था है, एक एजेंसी है जो काम करती है और मैंने एक खबर लिख दी थी और खबर में बिल्कुल बढ़िया खबर थी और निष्पक्ष तथ्यों के साथ थी। उसने 6 पेज का नोटिस भेजा मेरे को, 12.5 लाख रुपए का उसने नोटिस भेजा मानहानि का, 6 पेज का। तो हमने उसको जवाब दिया भाई, और जवाब बिल्कुल सही लिखा। हमारे जो कोर्ट में वकील बैठे हुए हैं वो सारे सबने उन्होंने जवाब दिया और जवाब देने के बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं आया फिर उसके बाद। यानी कि ये टोटल मिलकर ये है कि अगर आप तथ्य के साथ लिखेंगे जी सामने वाला आपको परेशान करेगा, नोटिस देगा। जी आनंद जी ने भी वैसा ही कहा कि आपको कुछ लिखना है, आपको मान लीजिए आपको किसी भी मुद्दे पर लिखना है तो सबसे पहले जो आनंद जी ने बताया कि आपको उस मुद्दे की समझ होनी चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो असल में उसकी उपज क्या है। आज बहुत सारे जैसा आपने कहा कि लोग धार्मिक रूप दे देते हैं, सांप्रदायिक रूप दे देते हैं। हर खबर को आजकल टीआरपी नमक मसाला मिर्च मसाला लगा के पेश किया जाता है ताकि लोग उसे बहुत ज़्यादा पढ़ें या हमारी पहुँच। और खैर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और न्यूज़ एनसीआर के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको बधाई इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की। और आज हमारे साथ सिकंदर भारद्वाज जी, अनिल चेची जी, आनंद सिंह भाटी जी, हरवंश चौधरी, डॉक्टर हरवंश चौधरी, चंद्रकांत यादव, सचिन हुड्डा और प्रदीप धनखड़ पहुँचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।